मार्गदर्शक के लिए कोई जगह है तो हमारा संविधान है। We the people of India. We the people of India. संविधान बहुत खूबसूरत है। We the people of India. हमारे संविधान को हमेशा एक पवित्र ग्रंथ माना। मार्गदर्शक के लिए कोई जगह है तो हमारा संविधान है। We the people of India. We the people of India. संविधान बहुत खूबसूरत है। We the people of India. हमारे संविधान को हमेशा एक पवित्र ग्रंथ माना। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि भाषा से लेकर नागरिकता और दलितों अछूतों के लिए आरक्षण के सवाल पर संविधान सभा में कितनी तीखी और लंबी बहस हुई, कैसे हिंदुस्तान ने अपने लिए संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। अब आगे। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। सिर्फ संविधान की दुहाई न दें, संविधान के बारे में पूरी जानकारी रखें। इसीलिए हम संविधान के बनने की और संविधान के हर पन्ने की कहानी आपके लिए लेकर आते हैं। जब संविधान बना तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान अच्छे हाथों में रहा तो अच्छा साबित होगा, लेकिन बुरे हाथों में गया तो बुरा साबित होगा, बल्कि आजादी तक खतरे में पड़ जाएगी, लोकतंत्र का ढांचा चरमरा जाएगा। अंबेडकर ने 26 साल बाद के भविष्य की उस आहट को भांप लिया था जिसमें लोकतंत्र को सत्ता की जूतियों तले कुचला गया और आजादी निजी महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़ गई। उन्नीस 1975 का साल स्वतंत्र भारत के दुर्भाग्य का साल था। 25-26 जून की आधी रात को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का गला घोंटा गया। संविधान की सांसों को सत्ता की मुट्ठी में कैद कर लिया गया। हिंदुस्तान में आंतरिक आपातकाल लगा दिया गया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. रातों रात ही विपक्ष के सारे बड़े नेताओं को जेल की सीखचों के पीछे डाल दिया गया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, मीनू मसानी, राजनारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर जेल में ठूसे जाने वाले विपक्षी नेताओं कार्यकर्ताओं की एक लंबी श्रृंखला बन गई। और तो और कांग्रेस के भीतर ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की निर्बाध और अलोकतांत्रिक सत्ता को चुनौती देने वाले चंद्रशेखर जैसे युवा तुर्क भी रातों रात जेल में डाल दिए गए। इमरजेंसी का 50वां वर्ष है। इमरजेंसी सिर पर सिर्फ सत्ता के लोभ के खातिर, तानाशाही मानसिकता के कारण देश पर थोपा गया तानाशाही शासन था। और कांग्रेस क्रूरता की सभी हदें पार कर चुकी है। उसने अपने ही देशवासियों पर क्रूरता का पंजा फैलाया था और देश के ताने बाने को छिन्न विच्छिन्न करने का पाप किया। बात जनवरी 1963 की है। इंदिरा गांधी ने अपने एक दोस्त को चिट्ठी लिखी कि लोकतंत्र न सिर्फ औसत दर्जे बल्कि नासमझ और अनाड़ी लोगों के हाथों में चला गया है। साथ ही यह हंगामा करने वालों को ताकत दे रहा है। 3 साल बाद जब वो प्रधानमंत्री थी तो एक पत्रकार से कहा कि कांग्रेस मृत प्राय हो गई, बल्कि कभी कभी लगता है कि हमारी संसदीय व्यवस्था ही मृत प्राय हो गई। लेकिन लोकतंत्र की महिमा और माया देखिए कि 9 साल बाद उसी मृत प्राय लोकतंत्र से उनको ऐसा डर लगा कि उसको बंधक बना लिया।
आपातकाल संविधान के माथे पर लगा एक काला दाग है, लेकिन उसको संवैधानिक दर्जा देकर ही लोकतंत्र को गिरवी रखा गया। इमरजेंसी तो राष्ट्रपति ने ही लगाई थी। इंदिरा गांधी कैबिनेट से अप्रूवल लिए बगैर, क्योंकि एक रूल्स ऑफ बिजनेस में एक पावर है कि जो कैबिनेट की मंजूरी जहां जरूरत है, इमरजेंट सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट की जगह काम कर सकता है, बाद में उसको रेटिफाई करा सकता है कांग्रेस। तो इन्होंने इमरजेंसी जाके प्रेसिडेंट से लगवा दी और उसके बाद अगले दिन मॉर्निंग में कैबिनेट से अप्रूव कराई थी। बाईस जुलाई 1975 को लोकसभा में 38वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया और 10 दिन के अंदर ही राष्ट्रपति से उसको मंजूरी मिल गई। इसके पहले अगर राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत इमरजेंसी घोषित करते तो उनके बताए कारणों और तर्कों पर सवाल उठाए जा सकते थे, लेकिन संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 123 में क्लॉज 4 जोड़ा गया कि किसी भी कारण से राष्ट्रपति आपातकाल लगाते हैं तो उनका वो निर्णय अंतिम और निर्णायक रहेगा। हद तो ये थी कि जब लोकसभा में 38वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, तब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट इंदिरा गांधी को लोकसभा के लिए अयोग्य करार दे चुकी थी, यानी खुद वही वोट करने की स्थिति में नहीं थी। संविधान के पन्नों पर अपने बहुमत की कलम से इंदिरा गांधी ने बदलाव तो कर दिया, लेकिन बाहर सड़क पर भूचाल मचा था। इसीलिए अपने संवैधानिक अपराधों को वो लोकतंत्र के नाम पर ही छुपा रही थी। इंटरनल इमरजेंसी लगाना ही बहुत बड़ा मोड़ था। जिस तरह से पहली बार लगाया गया, अब किसी की हिम्मत नहीं, जनता ने हराया। हम लोग जेपी के आंदोलन के सिपाही थे, उसके खिलाफ लड़े हैं। उसके दिनों को याद करिए। अगर किसी कलाकार ने उस समय यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में गाने से मना कर दिया तो किशोर कुमार के गाने आकाशवाणी से बंद हो गए। आज जो लोग हमारे खिलाफ इस तरह की बातें करते हैं, ये सब लोग उसमें सहयोगी थे, वामपंथी भी थे। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, उस समय जेपी के साथ जो यातनाएं की गई, लॉ मिनिस्टर HR खन्ना को सुपरसीड कर दिया गया, सीनियर मोस्ट को भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया, इसीलिए कि उन्होंने कहा था इमरजेंसी में भी आपके मौलिक अधिकार सस्पेंड नहीं होते हैं। तो आज देश ने देखा और सही में उसको सीमित किया, अच्छी बात है। 38वें संशोधन के बाद संविधान को तत्कालीन सरकार ने घर की मुर्गी मान लिया। उसके ठीक 16वें दिन 39वां संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश हो गया। 7 अगस्त 1975 की सुबह जैसे ही लोकसभा बैठी, 39वां संविधान संशोधन पेश हुआ। बस 8 मिनट लगे। 8 मिनट में इस पर उठने वाली सभी आपत्तियां खारिज हो गईं और दोपहर 1:50 पर लोकसभा से बिल पास हो गया। अगले दिन राज्यसभा से भी यह विधेयक पास हो गया। लोकसभा में तो 2 घंटे 50 मिनट लगे, लेकिन राज्यसभा में इतना भी समय नहीं लगा। एक तरफ आपातकाल हिंदुस्तान के हर नागरिक की जिंदगी, आजादी और मर्यादा पर चोट था, दूसरी तरफ 39वें संशोधन से यही ध्वनि निकली कि इंदिरा गांधी संविधान से ऊपर है। इस संविधान संशोधन से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को अदालती कार्यवाहियों से मुक्त कर दिया गया। ये भी तय किया गया कि इन संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ किसी भी किस्म का दीवानी या फौजदारी मुकदमा नहीं होगा, चाहे उसे पद पर रहते वक्त किया गया हो या उससे पहले या उसके बाद। और हां, ये विशेष छूट जीवन भर के लिए होगी। विपक्ष संसद में नहीं, कैद में था। इंदिरा गांधी बगैर सदस्यता के संसद में सर्वमान्य नेता बनी हुई थी, लेकिन सड़क पर या तो मौन आक्रोश का सन्नाटा था या फिर सरकार के खिलाफ खुला विद्रोह। लोकतंत्र का गला श्रीमती इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में घोटा गया। इमरजेंसी लगाई गई
आप लोगों को नहीं मालूम होगा, आपके सारे अधिकार सस्पेंडेड थे। 24 साल की हमारी उम्र थी, 24 साल की उम्र में उठाकर मुझे 2.5 महीने की तन्हाई दी गई है बहनों भाइयों, इमरजेंसी के खिलाफ जब हम लोगों ने आवाज दी। 16 महीने तक सेंट्रल जेल नैनी में रखा गया। क्या बात करेंगे? मेरे जैसे जब मेरी उम्र थी 17 साल, हम लोग गिरफ्तार किए गए आधी रात में। DIR, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, और उस समय की मार्मिक कहानियां जब याद आती है तो आज भी सिहरन होती है। भोपाल के हबीबगंज थाने में आधी रात को ले जाकर मुझे इतना पीटा गया था कि आज भी हड्डियां दर्द करती जब बादल आते हैं। तो कौन ने किया ये सब? लाखों लाख लोग जेल में कौन ने भेजे? कांग्रेस ने, इंदिरा जी ने। ये काला दिन कोई कभी भूल नहीं सकता। इंदिरा सरकार की आपातकाल का विरोध करने वालों में एक बड़े नेता बाहर रह गए थे, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी संविधान सभा के सदस्य थे, यानी उन महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे जिन्होंने संविधान बनाया था। कृपलानी ने अप्रैल 1976 में सरकार को चुनौती दी कि वो जेल में बंद जितने भी नेता हैं सबके नाम दे। दुर्भाग्यवश इसी दौरान वो बीमार भी पड़ गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने बड़ी ही मायूसी से कहा कि मेरे पास अब कोई संविधान नहीं बचा है तो सिर्फ संविधान में संशोधन। सरन सिंह कमेटी इमरजेंसी के टाइम पर बनाई गई थी। सरदार सरन सिंह उसके चेयरमैन थे। वो पार्टी कमेटी थी एक तरह से कांग्रेस की। उन्होंने एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के आधार पर 42nd अमेंडमेंट लाया गया। 42nd अमेंडमेंट के थोड़े से शब्दों में कहें तो उससे बहुत सारी जो पावर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर और केंद्रीय सरकार के हाथ में आ जाती थी। संविधान के पन्नों में बदलाव का काम जारी रहा। 1976 के नवंबर में 42वां संशोधन पेश हुआ। उसके पीछे भी एक कहानी बताई जाती है। देश में आपातकाल लागू करने की अलोकतांत्रिक घटना को देश के विकास के लिए जरूरी बताया गया। एक ऐसा माहौल बना कि अगर लोग राजनीतिक पचड़ों से दूर रहेंगे तो देश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। लेकिन 1 साल के भीतर ही लोगों का मोह भंग होने लगा। सिर्फ जुडिशरी को बहुत कमजोर करने के लिए था 42nd अमेंडमेंट, क्योंकि इनको परेशानी जुडिशरी से थी कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी ने इनका इलेक्शन सर्टिफाइड किया था इंदिरा गांधी का। जुडिशरी से ही इनको प्रॉब्लम थी। ऑल्दो सुपरसीड वगैरह करके इन्होंने काफी कुछ किया, लेकिन फिर भी इनको कि कभी भी जुडिशरी हमारे, तो इसलिए इन्होंने कई ऐसे अमेंडमेंट्स किए कि अगर कोई ऑर्डर भी है और उस ऑर्डर को अगर कोई चैलेंज करता है ऑन द ग्राउंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो इवन दैट इशू विल हैव टू गो बिफोर 5 जजेस। 1976 का सूरज ढल रहा था। उससे ज्यादा इंदिरा गांधी की साख का सूरज ढल रहा था। जन असंतोष चरम पर पहुंच गया। जनता को सहूलियत के नाम पर निराशा मिली। आर्थिक विकास औंधे मुंह गिर पड़ा था। कृषि उत्पादन गिरने लगा और महंगाई दर तो 10% तक बढ़ गई। कालाबाजारी, तस्करी, भ्रष्टाचार, महंगाई, इन सारी चीजों से लोग परेशान थे ही कि नसबंदी का कोटा पूरा करने की जबरदस्ती ने सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों को नाराज कर दिया। जबरन नसबंदी से आम आदमी की दुश्वारियां अलग बढ़ चुकी थी। अब आम आदमी के पास विरोध करने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा था। लोगों को ये बात समझ में आ गई कि आपातकाल उनके लोकतंत्र पर खतरा है। उनकी आजादी भी खतरे में है। उसी वक्त इंदिरा सरकार 42वां संविधान संशोधन ले आई।
इसमें संविधान की प्रस्तावना से लेकर मौलिक अधिकारों तक में कई बदलाव किए गए। संविधान सभा में जिन 3 शब्दों पर लंबी माथापच्ची और कानूनी जिरह के बावजूद उन्हें संविधान की प्रस्तावना में जगह नहीं मिली, उनको इंदिरा गांधी ने एक झटके में शामिल कर लिया। सेकंड अमेंडमेंट में एक जो पॉजिटिव बात थी वो ये थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज 42nd अमेंडमेंट से ही पहली बार संविधान में आए। इस तरह संविधान की प्रस्तावना में ही बदलाव करके 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना बदलने के साथ ही कई अजीबोगरीब बदलाव किए गए। संविधान सभा में जिन मौलिक कर्तव्यों पर सिर्फ बात ही होती रही, लेकिन उनको संविधान में जगह नहीं मिली, उनको अनुच्छेद 51A में जगह मिली। ये सब तो फिर भी ठीक था, लेकिन इंदिरा सरकार ने संविधान में अपने मन माफिक कई ऐसे बदलाव किए जिनको लोकतंत्र के लिए खतरा कहा जा सकता है। उसने जोड़ा गया कि राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य होंगे, यानी राष्ट्रपति पूरी तरह रब स्टैंप बना दिए गए। अनुच्छेद 368 में क्लॉज 4 जोड़ा गया, जिसके तहत संविधान में कोई संशोधन होगा तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। लेकिन सबसे चौंकाने वाला फैसला था लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर देना। संसद और विधानमंडल में कोरम की जरूरत समाप्त कर दी गई, यानी 10% सदस्यों की मौजूदगी जरूरी नहीं रही। मौलिक अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को तरजीह दी गई। सरकार के पास ये अबाध अधिकार भी आ गया कि किसी को राष्ट्र विरोधी कहकर जेल में डाल सकती है। मूल रूप से वो एक पार्टी को मजबूत करने के लिए किया गया था। हाँ, उसमें एक बात दुआई थी, आपके जो मौलिक कर्तव्यों की बात की गई थी वो एक अच्छी बात थी, वो होना भी चाहिए, अधिकार कर्तव्य। 42वां संविधान संशोधन सबसे ज्यादा चर्चित और विवादित संशोधन था। इसमें कुल 393 अनुच्छेदों में से 46 में बदलाव किए गए। साथ ही कुछ नए अनुच्छेद भी जोड़े गए। 26 वर्षों के भारतीय गणतंत्र में वो इतना बड़ा बदलाव था कि उसको लघु संविधान कहा जाता है। लेकिन सच तो ये है कि उसमें संविधान को ही लघु यानी छोटा बनाने की कोशिश हुई। डॉक्टर आंबेडकर की आशंका सही साबित हो गई। 38वां, 39वां और 42वां संविधान संशोधन, और उस संशोधन में यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में कहा जाता था। ये सब क्या था? आपके मुंह में संविधान की रक्षा शब्द शोभा नहीं देता है, ये पाप कर करके आप बैठे हुए लोग हो। जो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल बात थी वो ये थी कि जैसे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का कोर्ट से जजमेंट हो गया था कि उनके इलेक्शन के बारे में, तो एक उसमें प्रोविजन थी कि प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कोर्ट में, वगैरह वगैरह। तो जुडिशियल पावर्स पे भी आघात था और स्टेट्स के पावर्स पर भी आघात था। दुनिया भारत की तरफ बहुत हैरत भरी नजरों से देख रही थी, और उससे भी ज्यादा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरफ, जो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थीं। उस नेहरू की जिनकी संविधान बनाने में बहुत बड़ी भूमिका थी, लेकिन उस भूमिका की धज्जियां उनकी बेटी ही उड़ा रही थी। 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की एक विशाल रैली हुई। जब जेपी ने भाषण दे लिया तो बीजू पटनायक ने जेपी से कहा कि अब इंदिरा गांधी आपको छोड़ेंगी नहीं।
जेपी ने कहा वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो जवाहरलाल की बेटी हैं। बीजू पटनायक ने जवाब दिया कि अब वो नेहरू की बेटी नहीं बल्कि संजय गांधी की मां है। इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने आजादी से कुछ समय पहले कहा था कि अगर हिंदुस्तान को आजाद कर दिया जाएगा तो यहाँ के लोग आपस में लड़ कट कर मर जाएंगे। तब महात्मा गांधी ने जवाब दिया कि अंग्रेजों की गुलामी से बेहतर मर जाना ही है। गांधी अगर ब्रिटेन को ललकार रहे थे तो हिंदुस्तान के आम लोगों के बल पर, जिनकी इच्छा शक्ति और आत्मबल को उन्होंने करीब से देखा था। हिंदुस्तान के लोगों ने वो ताकत 1977 में दिखाई जब कांग्रेस चुनाव हार गई, खुद इंदिरा गांधी भी। नई सरकार जनता पार्टी की बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। दिसंबर 1978 में मोरारजी सरकार ने संविधान में 44वां संशोधन किया, जो मूल रूप से 42वें संशोधन में किए गए बदलावों को बदलने के लिए था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो 44th अमेंडमेंट में थी वो ये थी, एडीएम जबलपुर के जजमेंट के बाद, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ 4 to 1 ने ये कह दिया था कि इमरजेंसी में राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी को सस्पेंड किया जा सकता है और कोई पिटीशन नहीं हो सकती कोर्ट में, किसी को मार दिया जाए लीगली या किसी को जेल में बंद कर दिया जाए लीगली, कोई पिटीशन नहीं हो सकती। उसको हमने ओवररूल किया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से और ये कहा कि इवन इमरजेंसी के दौरान भी आर्टिकल 19 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। इस बार राष्ट्रपति की शक्ति को बहाल किया गया, यानी राष्ट्रपति किसी विधेयक को कैबिनेट के पास एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। संसद और विधानसभा में कार्यवाही के लिए कोरम की व्यवस्था बहाल की गई। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल फिर से 5 साल का कर दिया गया। संपत्ति को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। आपातकाल लागू करने के लिए अब साधारण नहीं बल्कि विशेष बहुमत की जरूरत होगी। अगर आपातकाल लगा तो भी अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे, जिनमें स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। अनुच्छेद 352 में आंतरिक आपातकाल के आधार आंतरिक अशांति और उपद्रव की जगह सशस्त्र विद्रोह को रखा गया। साथ ही अनुच्छेद 352 में ही क्लॉज 5 जोड़ा गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक समीक्षा की ताकत फिर से आ गई। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिट ज्यूरिस्डिक्शन को बहाल किया गया। हालांकि जनता पार्टी की सरकार ने संविधान में जोड़े गए धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द की मर्यादा को एक रत्ती भी कम नहीं होने दिया। बदलाव सिर्फ वही हुए जो लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी थे। जनता पार्टी की सरकार 1977 के मार्च महीने में ही बन गई थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन पास हुआ 7 दिसंबर 1978 को। इसकी वजह यह थी कि जनता पार्टी की सरकार हर कदम फूंक फूंक कर उठा रही थी और सभी दलों की मदद चाह रही थी। मदद मिली भी। इस संशोधन पर वोटिंग हुई तो 2 पुराने राजनीतिक दुश्मनों ने एक पक्ष में वोट दिया। वो थे मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी। लेकिन लोकतंत्र की बहाली करने वाली जनता पार्टी की सरकार अंतर्कलह में बिखर गई। मोरारजी की सरकार गिराकर चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए। दल बदल की दौड़ दिल्ली ही नहीं, हरियाणा से गुजरात और महाराष्ट्र तक चलती रही। इस बीच इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बन गई। लेकिन 1984 में उनकी हत्या के बाद हुए चुनाव में
उनके बेटे राजीव गांधी को जैसा प्रचंड बहुमत मिला वैसा तो कभी नेहरू को भी नहीं मिला था। समय के साथ राजनीति में आदर्शों की पवित्रता धूमिल होती जा रही थी। सत्ता की ढलान पर नेता इस कदर लुढ़क जाते थे कि चुनाव किसी और पार्टी से जीतते थे, सत्ता के लिए किसी और पार्टी में चले जाते थे। राजीव को अपार बहुमत मिला, लेकिन उन्होंने संविधान में बदलाव करके एक ऐसा कानून बनाया कि सांसदों और विधायकों के लिए आया राम गया राम बनना आसान नहीं रह गया। दल बदल उस समय स्थिति ये हो गई थी 1967 के बाद कि बहुत सारे राज्यों में खरीद फरोख्त जिसको कहा जाता कि आया राम गया राम की राजनीति हो गई थी और कई सरकारें बहुत थोड़े दिनों के बाद उलट पलट जाती थी, टॉपल हो जाती थी, क्योंकि कहा ये जाता था कि मेंबरों की बोली लगती है और बिकने लगे हैं। तो बहुत ही शोचनीय स्थिति में ये कानून लाया गया कि ये दल बदल पर रोक लगनी चाहिए। 1985 में राजीव सरकार ने 52वां संविधान संशोधन किया, जिसमें तय हुआ कि कोई सांसद या विधायक अगर पार्टी अपनी मर्जी से छोड़ता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। यदि कोई निर्वाचित निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, यदि कोई सदस्य पार्टी व्हिप का उल्लंघन करके सदन में पार्टी के खिलाफ वोट देता है, अगर वो वोटिंग से खुद को अलग रखता है तो भी उसकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन अगर 1/3 सदस्य पार्टी छोड़ते हैं तो उनकी सदस्यता बरकरार रह सकती है और उनको राजनीतिक दल का दर्जा भी मिल सकता है। राजीव गांधी ने सिर्फ 40 साल की उम्र में हिंदुस्तान की बागडोर संभाली। उम्र सबसे कम लेकिन बहुमत सबसे बड़ा। हालांकि राजीव अपनी बहुमत के दम पर संविधान में कोई गैर जरूरी या गैर कानूनी बदलाव नहीं कर रहे थे। दल बदल विरोधी कानून बनाने के बाद उन्होंने एक और ऐतिहासिक संविधान संशोधन किया 1989 में, जिसमें मताधिकार की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई। अपने कार्यकाल के आखिरी दौर यानी 1989 आते आते राजीव की मिस्टर क्लीन वाली छवि दागदार हो चुकी थी। बोफोर्स तोप घोटाले ने उनके चुनावी रास्ते को मुश्किल बना दिया, क्योंकि उनके ही मंत्रिमंडल में वित्त और रक्षा मंत्री रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह ईमानदार राजनीति के नए प्रतीक बनकर उभर चुके थे। तब 61वें संविधान संशोधन से राजीव गांधी ने मताधिकार के बहाने युवाओं पर एक दांव चला, लेकिन चुनाव में कोई फायदा हुआ नहीं। मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। केंद्र में वीपी सिंह की सरकार बनी, लेकिन वो सरकार भी चली नहीं। इसके बाद बनी चंद्रशेखर की सरकार का हश्र भी बुरा रहा। 1991 के चुनाव के दौरान ही राजीव गांधी की हत्या हो गई। कांग्रेस चुनाव जीती, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया। पंचायती राज व्यवस्था महात्मा गांधी का सपना था। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी दोनों ही इसको लागू करने से हिचकते थे, लेकिन अलग अलग कारणों से। जहां नेहरू इसे देश के आर्थिक विकास में बाधक समझते थे, वहीं इंदिरा गांधी ने सत्ता के केंद्रीकरण को अपना स्वभाव बना लिया था। दूसरी तरफ 1977 में लेफ्ट की पश्चिम बंगाल की सरकार ने और 1983 में कर्नाटक में जनता पार्टी की रामकृष्ण हेगड़े की सरकार ने इस दिशा में काम किया।
1992 में 73वें संविधान संशोधन के जरिए गांवों में पंचायती राज व्यवस्था बहाल की गई। पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। इसमें संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायत से जुड़े 29 कार्य क्षेत्र हैं। इसके बाद 1993 में 74वां संविधान संशोधन किया गया। इसके अंदर संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल की गई। इसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था के जरिए सत्ता के विकेंद्रीकरण के प्रयास शुरू हुए। इससे करीब 36 साल पहले 1956 में सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए ऐसी ही एक कोशिश हुई थी, जब संविधान संशोधन के जरिए राज्य पुनर्गठन कानून लाया गया था। भाषा कई बार क्षेत्रीय अपेक्षाओं का केंद्र बन जाती है, इसलिए किया गया। आपने देखा होगा, पहले पूरा स्टेट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी था, फिर उससे मलयाली लोग बोलते थे, उनकी केरल की अपेक्षा थी। जो कन्नड़ बोलते थे, उनकी कर्नाटका की अपेक्षा थी, जिसे मैं गलत नहीं मानता हूं। पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, जो गुजराती बोलते थे, उनको लगा गुजरात को एक प्रदेश मिलना चाहिए। तो दोनों अपेक्षाएं होनी चाहिए, विकास, और सही भी है, विकास के लिए हम प्रदेश बनाए और क्षेत्रीय अपेक्षाओं के संतुष्टिकरण के लिए भी बनाए, और भाषा भी हो, तो होना चाहिए। यही तो भारत की जो बगिया है, इसमें कई फूल हैं, सब एक साथ पनपे, सुगंध दें और भारत को मजबूत करें। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 7वें संविधान संशोधन से पास हुआ। 1 नवंबर 1956 को ये अमल में आया और इसके साथ ही 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ। इन राज्यों में तब आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे स्टेट, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास स्टेट, मैसूर स्टेट, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल थे, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में हिमाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप, दिल्ली, लक्षद्वीप, मणिपुर और त्रिपुरा शामिल थे। इसके बाद 10वें संशोधन से दादर और नगर हवेली, 12वें से गोवा, दमन और दीव, 13वें से नागालैंड, 14वें से पौंडीचेरी, 22वें से असम से काटकर मेघालय और 1975 में 36वें से सिक्किम राज्य बना। इसके 25 साल बाद सन 2000 में देश में 3 और राज्य बने। इस बार इन राज्यों को उसी पुराने राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर वाजपेयी सरकार ने बनाया। इनमें उत्तर प्रदेश को काटकर उत्तराखंड, बिहार को काटकर झारखंड और मध्य प्रदेश को काटकर छत्तीसगढ़ बना। राज्यों की संख्या बढ़ती रही पर भारत एक बना रहा, लेकिन एक टैक्स पर देश 70 साल से अटका रहा। May I request the Honorable Rashtrapati ji and the Prime Minister and other dignitaries to come up and press the button and officially launch the GST. 2017 में मोदी सरकार ने 101वां संविधान संशोधन किया, जिसके जरिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी को कानूनी दर्जा मिला। गरीबों का उद्धार, तेज विकास जीएसटी से। जीएसटी। रात्रि को 12 बजे इस सेंट्रल हॉल में हम एकत्र आए हैं। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक का ये सभागृह साक्षी है। 14 अगस्त 1947 रात को 12 बजे देश की स्वतंत्रता की उस पवित्र महान घटना, ये स्थान उनका साक्ष्य है।
26 नवंबर 1949 देश ने संविधान को स्वीकार किया। यही जगह उस महान घटना का भी साक्षी के रूप में है। और आज वर्षों के बाद एक नई अर्थव्यवस्था के लिए, संघीय ढांचे की एक नई ताकत के लिए जीएसटी के रूप में इसी पवित्र स्थान से बढ़कर के मैं समझता हूं कोई और स्थान नहीं हो सकता है इस काम के लिए। अभी तो आर्टिकल 265 था, कैसे टैक्स लगेगा, लेकिन अब आप जो एक नई व्यवस्था बता रहे हैं, राज्य क्या टैक्स लगाएंगे, केंद्र क्या टैक्स लगाएगा, तो इसलिए संविधान में संशोधन करके एक जीएसटी काउंसिल का प्रावधान है जो इसके लिए निर्णय करेगा। थोड़ा वो संविधान में संशोधन करना पड़ा। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में बदलाव कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों ने देश भर में तीखा आंदोलन किया। इससे सरकार दबाव में आ गई और संसद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया। लेकिन इसके बाद सवर्णों में नाराजगी भर गई। इसका असर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनावों में दिखा। इसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले 130वां संविधान संशोधन करके सामान्य श्रेणी के कमजोर तबकों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के जो गरीब हैं उन्हें आरक्षण मिले, ये जुमला तो उसमें डाला था और इसलिए आज तक कई सरकारें आई, केंद्र में भी राज्यों में भी कई बार प्रयास भी हुआ, लेकिन सही रास्ते से प्रयास नहीं हुआ। I rise to oppose the introduction of this bill, which is one more undemocratic act. जब प्राइवेट सेक्टर में सब कुछ जा रहा है तो दूसरा जगह काम कीजिए कि निजी क्षेत्र में जो आरक्षण है, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण है, उसकी भी बात कीजिए। अध्यक्ष जी, एक बार फिर मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं, ओबीसी को 6 लाख और यहां 8 से 7 लाख। सौ से ज्यादा संविधान संशोधन हो चुके हैं। गणतंत्र दिवस पर ऐसी झलकियां दुनिया को पैगाम देती हैं कि एक लोकतंत्र के रूप में हिंदुस्तान कैसे विविधता को संजोकर चलता है और एकता को अपनी आत्मा समझता है। संविधान बनाने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संवैधानिक नैतिकता किसी का मूल स्वभाव नहीं है, यानी कि एक तरह से कहिए तो स्वाभाविक भावना नहीं है, इसे पैदा करना होता है। हम सबको इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम सभी को, यानी सारे भारतीयों को अभी ये सीखना है। इससे संविधान मजबूत हुआ है और संविधान की मजबूती में ही देश की मजबूती है। जय हिंद। मार्गदर्शन के लिए कोई जगह है तो हमारा संविधान। We the people of India. We the people of India. संविधान बहुत खूबसूरत है। We the people of India. हमारे संविधान को हमेशा एक पवित्र ग्रंथ माना। मार्गदर्शन के लिए कोई जगह है तो हमारा संविधान। We the people of India. We the people of India. संविधान बहुत खूबसूरत है। We the people of India. हमारे संविधान को हमेशा एक पवित्र ग्रंथ माना।